हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सबको इस प्लेटफॉर्म पर पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और मैं हिमांशी वाजपेयी आप सबको पढ़ाती हूँ पॉलिटी। तो आई होप आप सबने हमारी पुरानी क्लासेस को देखा होगा, उनको लाइक एंड शेयर किया होगा और आई होप आप सबको वो हमारी क्लासेस पसंद आई होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखेंगे संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। तो इतने टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पहले कुछ एक या दो टॉपिक कवर करते हैं और उसके बाद में फिर हम हमारे कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, जो क्वेश्चन पहले के एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उनमें आ चुके हैं। उन क्वेश्चंस का रिवीजन हम करते हैं, तो इससे आपका साथ ही साथ क्वेश्चंस का रिवीजन भी होता रहता है और आपके टॉपिक भी कंप्लीट होते रहते हैं। तो चलिए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक हैं संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए देखते हैं आगे। हम पहले पढ़ेंगे संघीय प्रणाली। क्या पढ़ेंगे हम? संघीय प्रणाली। तो देखते हैं हम संघीय प्रणाली में क्या है। तो इसकी विशेषताएं हैं, संविधान की संघीय विशेषताएं, इनको पहले हम जान लेते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ से स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसकी विशेषता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद में फिर हम देखते हैं ये द्विसदनीय विधायिका, राज्यसभा एवं लोकसभा। कैसी विधायिका है? द्विसदनीय। उसके बाद में है द्वैध राज पद्धति, केंद्र एवं राज्य सरकारें, मतलब दो तरीके की राज्य पद्धति है। उसके बाद में इसकी विशेषता क्या है? लिखित संविधान। क्या है? लिखित संविधान। फिर हम देखते हैं थोड़ा नीचे, शक्तियों का विभाजन। जैसे शक्तियों का विभाजन किया गया है सरकारों के बीच में, केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद में विशेषता है संविधान की अपरिवर्तनशीलता, मतलब संविधान इसका रोज़ रोज़ नहीं बदल सकता है कि नहीं ये जो है मतलब आज ये है नियम, कल दूसरा नियम लगा दिया गया, ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा कठोर संविधान। क्या आता है? कठोर संविधान। अच्छा, हमारा संविधान कैसा है ये बताइए, कठोर है या लचीला है? फटाफट कमेंट करिए, सारे लोग बताइए कमेंट में हमारा संविधान कैसा है, कठोर या लचीला? दोनों है, कठोर और लचीला दोनों है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अभी हमने क्या कवर किया है? संविधान की संघीय विशेषताएं। तो विशेषताएं कौन कौन सी थी? स्वतंत्र न्यायपालिका थी, द्विसदनीय विधायिका, उसके बाद में द्वैध राज पद्धति, मतलब वही जो है दो सरकारों की राज्य पद्धति, लिखित संविधान था। फिर उसके बाद में क्या है? शक्तियों का विभाजन दोनों सरकारों के बीच में, संविधान की सर्वोच्चता, फिर उसके बाद में संविधान की अपरिवर्तनशीलता और उसके बाद में कठोर संविधान। अब हम देखेंगे संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। क्या देखेंगे? संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें है राज्य और उससे संबंधित तथ्य। जैसे पहले यहाँ पे क्या होगा? राज्य। उसके बाद में यहाँ आपके सेकेंड कॉलम में बताई जाएगी स्थापना, फिर आपके थर्ड कॉलम में बताई जाएगी राजधानी क्या है, उसके बाद में उस राज्य की मुख्य भाषाएं बताई जाएंगी आपको। तो देखिए हम इसमें कितने क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। राज्य की स्थापना कब हुई, उसकी राजधानी क्या है और उसकी मुख्य भाषाएं क्या हैं। एटलीस्ट हम 4 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं एक साथ। तो चलिए इससे ज़्यादा भी होंगे, बट मतलब आप मिनिमम मान के चलिए 4 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, हमारे सामने ही हैं, 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो हमारा राज्य, जैसे पहला राज्य इसमें दिया हुआ है बिहार। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 में। और इसकी राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और इसकी मुख्य भाषाएं क्या हैं? हिंदी, उर्दू। मुख्य भाषाएं क्या हैं? हिंदी और उर्दू। उसके बाद में है दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वालों फटाफट बताइए, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। और इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और इसकी भी जो मुख्य भाषाएं हैं वो हिंदी और उर्दू हैं। इसकी मुख्य भाषाएं क्या हैं? हिंदी और उर्दू। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की मुख्य भाषाएं हिंदी और उर्दू, और उत्तर प्रदेश की भी मुख्य भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। बिहार की स्थापना उत्तर प्रदेश की स्थापना से बहुत पहले हुई थी, 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आगे देखिए उड़ीसा। तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1936 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1936 को। और इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। राजधानी कहाँ है इसकी? भुवनेश्वर। और इसकी जो मुख्य भाषा है वो ओडिया है। मुख्य भाषा क्या है उड़ीसा की? ओडिया। ये बहुत जल्दी ही मतलब आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब मिलता हुआ है, तो फिर पता चल जाएगा। बाकी ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। और इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और इसकी मुख्य भाषा तमिल है। आगे देखिए असम। असम की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। असम की स्थापना भी हमारी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। और इसकी राजधानी है दिसपुर। राजधानी कहाँ है इसकी? असम की राजधानी दिसपुर में है। और असम की जो मुख्य भाषाएं हैं वो असमिया है, बोडो है, कार्बी है। असमिया, बोडो और कार्बी। कितनी है? असमिया, बोडो और कार्बी। उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को। और इसकी राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। और इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो तेलुगु और उर्दू हैं। मुख्य भाषाएं तेलुगु और उर्दू। राजस्थान की जो स्थापना हुई थी, राजस्थान राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और इसकी जो राजधानी है वो जयपुर में है। राजधानी राजस्थान की कहाँ है? जयपुर। और जयपुर की भाषा मतलब राजस्थान की जो मुख्य भाषाएं हैं वो हिंदी और राजस्थानी है। उसके बाद में कर्नाटक। 8 नंबर पे हमारा कर्नाटक है। और कर्नाटक की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। और इसकी जो मुख्य भाषा है वो कन्नड़ है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं केरल। केरल राज्य की स्थापना भी 1956 में हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। और इसकी जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। और इसकी जो मुख्य भाषा है केरल की मलयालम है। केरल की मुख्य भाषा क्या है? मलयालम है। उसके बाद में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। और इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और इसकी जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। आप लोग इनको नोट करते रहिए, कहीं पे भी किसी भी कॉपी में आप इनको नोट कर लीजिए। और इनको 1 या 2 दिन आप मतलब रिपीट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और फिर आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो राजधानी है वो कोलकाता है। और इसकी जो मुख्य भाषा है वो बांग्ला है। आगे है गुजरात। गुजरात 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी गांधीनगर राजधानी है। इसकी मुख्य भाषा गुजराती है। आगे देखते हैं हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो स्थापना थी वो 1 मई 1960 में हुई थी। और इसकी जो राजधानी है वो मुंबई है। इसकी राजधानी
मुंबई है और इसकी जो मुख्य भाषा है वो मराठी है। मुख्य भाषा क्या है इसकी? मराठी है। उसके बाद में है नागालैंड। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसकी जो राजधानी है वो कोहिमा है। राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और इसकी जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी और हिंदी है। इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी और हिंदी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 15 नंबर पे है पंजाब। पंजाब की जो स्थापना थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी जो मुख्य भाषा पंजाबी है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी मुख्य भाषा हिंदी है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। इसकी जो राजधानी है वो शिमला है और हिंदी, डोगरी, पहाड़ी इसकी मुख्य भाषाएं हैं। हिंदी, डोगरी, पहाड़ी। मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और इसकी जो राजधानी है इम्फाल है। राजधानी कहाँ है मणिपुर की? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसकी मणिपुरी मुख्य भाषा है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। शिलांग इसकी राजधानी है। खासी, पनार, गारो और अंग्रेजी इसकी ये मुख्य भाषाएं हैं। आगे आता है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की स्थापना जो थी वो 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसकी अगरतला राजधानी है और उसके बाद में बंगाली, कोकबोरो, अंग्रेजी इसकी मुख्य भाषाएं हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। गंगटोक इसकी राजधानी है। अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, नेपाली ये आपको ध्यान से पढ़नी होगी थोड़ी सी। अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, नेपाली इनकी मुख्य भाषाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश इसकी स्थापना आपकी 20 फरवरी 1987 को हुई थी। ईटानगर इसकी जो है राजधानी है। अंग्रेजी, न्यासी, मोनपा इसकी भाषाएं हैं। कौन सी? अंग्रेजी, न्यासी और मोनपा। मिजोरम की जो स्थापना थी वो आपकी 20 फरवरी 1987 को हुई थी। आइजोल इसकी राजधानी है। मिजो, अंग्रेजी, हिंदी इसकी भाषा है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। उसके बाद में पणजी इसकी राजधानी है। कोंकणी इसकी राजभाषा है। कोंकणी और मराठी भाषा है इसकी, लेकिन राजभाषा कोंकणी है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी जो राजधानी रायपुर में है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी इसकी मुख्य भाषा है। उसके बाद में उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। देहरादून में इसकी राजधानी है। हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी इसकी जो है मुख्य भाषाएं हैं। उसके बाद में आता है हमारा झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई। रांची इसकी राजधानी है और इसकी मुख्य भाषा है हिंदी। उसके बाद में आता है तेलंगाना। ये 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई है। हैदराबाद इसकी राजधानी है और तेलुगु, उर्दू इसकी मुख्य भाषाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करा लिया गया था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करा लिया गया था। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेश और उनसे संबंधित तथ्य। केंद्र शासित प्रदेश आएंगे यहाँ स्थापना, यहाँ राजधानी और यहाँ मुख्य भाषाएं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ये है केंद्र शासित प्रदेश।
और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, तेलुगु। उसके बाद में है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। और चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी इसकी मुख्य भाषाएं हैं। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1920 को हुई है। दमन इसकी राजधानी है। गुजराती, हिंदी इसकी मुख्य भाषा है। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को इसकी जो है स्थापना हुई है। और कवारती इसकी है राजधानी। और उसके बाद में जयसरी, महल, मलयालम इसकी मुख्य भाषाएं हैं। फिर आता है दिल्ली। और दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। दिल्ली की भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। उसके बाद में पुदुचेरी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। इसकी भाषाएं तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच। उसके बाद में आता है जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई है। राजधानी श्रीनगर है। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी इसकी मुख्य भाषाएं हैं। फिर आता है लद्दाख। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसकी स्थापना हुई है। और लेह इसकी राजधानी है। लद्दाखी, उर्दू, अंग्रेजी इसकी मुख्य भाषाएं हैं। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश पता चल गए कितने हैं? 8। उनकी स्थापना कब हुई है, उनकी राजधानी क्या है और उनकी मुख्य भाषाएं क्या हैं। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं राज्य में स्थानों का आवंटन। ये चौथी अनुसूची में है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे राज्य आएंगे, यहाँ इधर हमारे राज्य रहेंगे और इधर सदस्यों की संख्या रहेगी। तो आंध्र प्रदेश, वहाँ पे संख्या क्या रहती है? 11। ये है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, इनके कितने स्थान होते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में 11, बिहार में 16, गोवा में 1, गोवा में कितना होता है? 1, हरियाणा में 5, मध्य प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 18, उसके बाद में कर्नाटक में 12, पंजाब में कितने होते हैं? 7। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आंध्र प्रदेश में कितने होते हैं, तो आपको टिक करना होगा 11। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 कहाँ होता है, तो फिर आपको वहाँ पे आपके जो है राज्य दिए होंगे तो उसमें आपको गोवा फिल करना होगा। फिर पंजाब के बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने होते हैं? 31। उत्तर प्रदेश में कितने होते हैं? 31। पश्चिम बंगाल में 16 होते हैं, नागालैंड में 1, मणिपुर में 1, मेघालय में 1 और मिजोरम में भी 1, तेलंगाना में 7 होते हैं, पुदुचेरी में 1 होता है। और उसके बाद देखते हैं हम असम। असम में होते हैं 7, झारखंड में 6, गुजरात में 11 होते हैं और केरल में 9 होते हैं। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में 5 और महाराष्ट्र में 19 होते हैं। ओडिशा में 10 और राजस्थान में भी 10 होते हैं। आगे हम देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में होते हैं 3, जम्मू कश्मीर में 4 और हिमाचल प्रदेश में 3, त्रिपुरा में 1 होते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे थोड़े से रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। सिक्किम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1 और दिल्ली में 3। अब हम देखते हैं लोकसभा में स्थानों का आवंटन। तो अभी हमने देखा था राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अब वही हम देखेंगे लोकसभा में। तो यहाँ हमारे राज्य दिए होंगे, यहाँ स्थान दिए होंगे, यहाँ राज्य फिर से दिए होंगे और फिर यहाँ स्थान होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इससे ज़्यादा शायद हो जाए। और अब हम देखते हैं
तो आंध्र प्रदेश में 25 होते हैं, पंजाब में 13 होते हैं, तेलंगाना में 17 होते हैं, राजस्थान में 25 होते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 होते हैं, सिक्किम में 1 होते हैं, उत्तराखंड में 5 होते हैं, तमिलनाडु में 39 होते हैं, बिहार में 40 होते हैं, कर्नाटक में 28 होते हैं। आगे देखते हैं हम, गोवा में 2 होते हैं और केरल में 20 होते हैं। गोवा में 2 और केरल में 20। गुजरात में 26 होते हैं और त्रिपुरा में 2 होते हैं। छत्तीसगढ़ में 11, उत्तर प्रदेश में 80 होते हैं, झारखंड में 14 होते हैं और पश्चिम बंगाल में 42 होते हैं। उसके आगे हरियाणा में 10 होते हैं और संघ राज्य उसके बाद में है। एक सेकेंड, थोड़ा सा फिर हिमाचल प्रदेश में 4 होते हैं, दिल्ली में 7 हैं, मध्य प्रदेश में 29 होते हैं और फिर आपका आता है अंडमान और निकोबार, इसमें 1 होते हैं। महाराष्ट्र में 48 होते हैं, छत्तीसगढ़ में 1, मणिपुर में 2 होते हैं, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में 2 होते हैं, मेघालय में 2, मिजोरम में 1 और लक्षद्वीप में 1। उसके बाद में नागालैंड में 1, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, ओडिशा में 21 और असम में 14। कुल हमारे कितने हुए? कुल हुए 543। आगे हम देखते हैं, अब आ जाइए प्रश्नों पर। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित, बस इसको जूम कर लेते हैं, सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो इनको हम देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकरण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आगे है क्वेश्चन 2। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है सहकारी संघवाद। क्या है? सहकारी संघवाद। आगे हम देखते हैं इसको। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आता है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। तो इसको हम देखते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल या दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता उसमें सम्मिलित नहीं है। आगे हम देखते हैं
इसमें वही दिया हुआ है, पुलिस कानून एवं राज्य व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया था, जिसमें 3 सूचियां संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघ राज्य। क्या घोषित करता है? संघ राज्य। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? किसने नहीं संभाला है? बीपी सिंह ने। किसने नहीं संभाला है? बीपी सिंह ने। बीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी संशोधित नहीं किया है। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। आगे देखिए, इसको देखते हैं संक्षेप में। तो ये है, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा या विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जिन सदनों की संपूर्ण सदस्य संख्या 40 है, वहाँ मंत्रिपरिषद की संख्या अधिकतम 12 होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या 10 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 65। तो इसको हम पढ़ते हैं। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं से भी हटाया जा चुका है। उसके बाद में है आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये है आंसर हमारा डी, संसद का खर्च नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का पद एक ऐसा संवैधानिक उपाय है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान में अनुच्छेद 148 से
151 तक CAG का विस्तृत उल्लेख है। संविधान निर्माताओं ने CAG को प्रहरी की भूमिका सौंपी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो इसका बताना है आपको कि प्रथम विधि अधिकारी कौन है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम देखते हैं। महान्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। यह विधि उन विषयों का सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य के रूप में होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभागों के प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से की गई है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो उनका नाम है VP सिंह। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका कार्यकाल 2/12/1989 से 10/11/1990 तक रहा। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने अपने कार्यकाल में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसके कारण भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? देखो, इसमें 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। एक तो क्वेश्चन जो है और सेकेंड की अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 1996 में। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 2 हफ्ते। क्या थी अवधि? 2 हफ्ते। तो इसको देखते हैं। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 16/5/1996 से 1/6/1996 तक प्रधानमंत्री बने थे। तब वे 2 हफ्तों तक रहे थे। ये क्रमशः दूसरी तीसरी बार से जैसे 19 तारीख तीसरा महीना 1998 से 13/10/1999, उसके बाद 13/10/1999 से 22/5/2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। इनके जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। पोखरण में परमाणु परीक्षण व कारगिल विजय इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
इनका निधन 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो वो है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। समानता कौन सी है? कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो ये देखिए अमेरिकी संघीय व्यवस्था और भारतीय संघीय व्यवस्था अर्थात दोनों देशों में संघीय और उसकी इकाइयों के बीच अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है, और यदि संघ और उसकी इकाइयों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, इकहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। उसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें है भारतीय संघवाद बल देता है। भारतीय संघवाद बल देता है, किसको बल देता है? राष्ट्र की एकता को। किसको बल देता है? राष्ट्र की एकता को। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी संघ का निर्माण वहाँ के राज्यों ने किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्य का निर्माण करता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर डी, भारत। स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों मतलब राज्यों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था केवल केंद्रीय संसद को ही दी गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह है। तो कौन सा कारण है? ऑप्शन नंबर सी, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा और भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो इसको हम देखते हैं, उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति भारत की कोई अधीनता नहीं है। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना, और 1949 में संविधान की रचना के बाद से उसने अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसका अर्थ यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? बी, ऑप्शन नंबर बी, संविधान द्वारा। तो इसको हम देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था और संघ और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों और कर्तव्यों का विभाजन करना पड़ता है।
जिसके लिए लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रणाली में लिखित संविधान की सत्ता कोश की सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, क्योंकि वही संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकार विभाजन का आधार होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें है संघात्मक राज्य और केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें है संघात्मक सरकार का निम्नलिखित में से कौन आधार है। तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। क्या आधार है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आप क्लास को पूरा देखने के बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की क्लासेस भी आपको आसानी से मिलती रहें। और आप सब हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना ही निखर कर आएंगे, और आप सबके लिए और भी ज़्यादा मेहनत और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को लाने की कोशिश करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन हम हमारी हमारी जो पद्धति है, हमारा जो तरीका है पढ़ाने का, उसमें परिवर्तन लाएंगे और आप सबके लिए अच्छी से अच्छी जो भी क्लास है उसको बनाएंगे। और आप सबका सपोर्ट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। थैंक यू, बाय बाय। हम मिलेंगे हमारी आगे की क्लासेस में।